नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आरबीआई के ऊपर बहुत दिनों से बात चल रही थी कि आखिर ये जो रुपया गिर रहा है, कंटिन्यूअसली गिरता ही जा रहा है, क्या उसके लिए आरबीआई कुछ कदम लेगा या नहीं लेगा? अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में था कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होगी, उसमें कुछ बड़े ऐलान होंगे या नहीं होंगे? तो आज हम उन्हीं सभी अनाउंसमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी कटौती करी है, क्या उसका इम्पैक्ट होने जा रहा है, गोल्डीलॉक इकोनॉमी का मतलब क्या होता है जो कि हमारे आरबीआई गवर्नर ने इस्तेमाल किया। ये सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये डॉलर और रूपी स्वैप के बारे में क्या बोला है हमारे आरबीआई गवर्नर ने, उनको भी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात, जैसा कि आप नोटिस कर पा रहे होंगे, आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती करी है। अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे, अभी हमारा जो रेपो रेट था वो 5.5% था, पर इसको 0.25% यहां पे कमी करी गई है एंड अब जो रेपो रेट हो गया है दैट हैज बिकम 5.25%, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट्स की यहां पे कमी करी गई है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि आखिर इसको कम करने की जरूरत क्या पड़ी? देखो, हमारे आरबीआई गवर्नर ने एक बात बोली कि आज के समय ना भारत की इकोनॉमी गोल्डीलॉक पीरियड में चल रही है। गोल्डीलॉक्स पीरियड का मतलब क्या होता है अर्थव्यवस्था के अंदर? जब हम बात करते हैं गोल्डीलॉक्स पीरियड की, तो इसमें दो कंडीशंस आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो यह है कि यहां पर आपकी जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है हमारी, वो अच्छे परसेंट से ग्रो हो रही है। अगर हम बात करें अभी रिसेंटली जो डेटा आया था, उसके हिसाब से हमारी जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 8.2% आपको देखने को मिली। तो यानी कि अर्थव्यवस्था अच्छे से ग्रो कर रही है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, अभी महंगाई भी कंट्रोल में है और महंगाई कम है। बल्कि साथ ही साथ हमारे आरबीआई गवर्नर ने यह भी बोला कि भारत की अर्थव्यवस्था आज के समय रैपिड डिसइंफ्लेशन के अंदर है। देखो ध्यान से अंडरस्टैंड करना इस मतलब का। एक्चुअली पॉइंट पता क्या होता है? इन्फ्लेशन का मीनिंग आप सबको पता होगा। इन्फ्लेशन का अर्थ होता है वस्तुएं महंगी होना। जब दाम बढ़ते हैं उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है। डिसइन्फ्लेशन के अंदर पता क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन के अंदर दाम तो बढ़ते हैं पर उनके बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। कहने का अर्थ, मान लीजिए पहले आपका जो महंगाई थी या वस्तुओं के दाम थे वो पहले 10% से बढ़ रहे थे, अब 3% से बढ़ रहे हैं। तो महंगे तो हो रहे हैं दाम, पर कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले जो परसेंटेज इंक्रीज था वो रिड्यूस हो रहा है। तो भारत में भी यही है, महंगाई तो है भारत के अंदर, पर पहले के मुकाबले कम रेट के ऊपर ये महंगाई बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इसी को बोल रहे हैं रैपिड डिसइन्फ्लेशन। इस वजह से हुआ क्या है? इस वजह से आपको नोटिस करने को मिलेगा कि भारत में अभी जो महंगाई है वो कम है, प्लस एट द सेम टाइम हमारी अर्थव्यवस्था अच्छे से ग्रो कर रही है। इसीलिए भारत में चल रहा है गोल्डीलॉक्स पीरियड। ठीक है। अब इसी को देखते हुए आरबीआई ने जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का अपना असेसमेंट था कि कितनी ग्रोथ रहेगी, उसके अंदर भी बढ़ोतरी करी है। पहले 6.8% एक्सपेक्टेड था, अब आरबीआई ने बोला कि नहीं, हम 7% से ऊपर ग्रो करेंगे। 7.3% के आसपास हमारी ग्रोथ रेट इस साल यहां पे रहने जा रही है। तो ये बातें तो बात समझ आई। अब जब ऐसा होता है, जब महंगाई कंट्रोल में होती है और हम चाहते हैं अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? सबसे बढ़िया टूल जो आरबीआई के हाथ में होता है वो होता है रेपो रेट के अंदर कटौती करना। जैसे अभी आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने रेपो रेट के अंदर 25 बेसिस पॉइंट या 0.25% की कमी करी है। उससे क्या होगा? वो रेट जो आरबीआई बैंकों को पैसा लेंड करता है वो पहले के मुकाबले सस्ता हो जाएगा। अब बैंकों के हाथ में पैसा सस्ते में आएगा तो बैंक कहीं ना कहीं हमारे जो फाइनल कस्टमर हैं उस तक पैसा सस्ते में पहुंचा पाएंगे। अब ध्यान रखना, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो लोन लेते हैं या फिर जिनकी ईएमआई चल रही होगी, तो पहले के मुकाबले आपको सस्ते दरों के ऊपर आपको लोन मिलते हुए देखने को मिलेंगे, या फिर आपकी ईएमआई जो आपको पे करनी होती है उसमें भी एक आपको कटौती देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये बातें तो क्लियर हुई। अब पॉइंट आता है कि सर इसके अलावा और क्या क्या बात हुई। देखो, ये जो डिसीजन लिया गया ना, दरअसल में ये यहां पर आपकी जो 6 मेंबर्ड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ये डिसीजन उनके द्वारा लिया जाता है। होता क्या है, इस 6 मेंबर कमेटी के में टोटल जैसे 6 लोग होते हैं, 3 आते हैं आरबीआई से और 3 आपकी जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो नॉमिनेट करती है। ध्यान रखना, ये जो 3 लोग आरबीआई की तरफ से आते हैं, इनमें एक तो होते हैं आपके आरबीआई गवर्नर, उनके साथ ही साथ आपके आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक तीसरे और ऑफिशियल होते हैं आरबीआई की तरफ से। इस तरह से सरकार की तरफ से 3 मेंबर्स होते हैं। तो ये मिलकर डिस्कशन करते हैं, उस बेसिस के ऊपर डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट को कम करना है, बढ़ाना है या उतना ही रखना है। ध्यान से समझना
यहां पर आपके जो आरबीआई गवर्नर है ना, वो दरअसल में इस पर्टिकुलर कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, अब जो भी फैसला होता है यहां पे वो वोटिंग के बेसिस के ऊपर होता है, जिसकी मेजोरिटी होगी उसका फैसला मान लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 6 लोग हैं तो मान लो कि ऐसा हो सकता है कि 5 लोगों ने किसी के पक्ष में वोट दिया, एक पर्सन ने अगेंस्ट वोट किया, तो जिसकी मेजोरिटी है 5 की, उनको यहां पे बात मान ली जाएगी। 4:2 में भी मेजोरिटी किसकी है? इनकी। दिक्कत आती है 3:3 में, जब हमारे पास एक टाई की सिचुएशन हो, जब दोनों तरफ बराबर वोट हो, उस केस में क्या होता है? उस केस में आपके जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, दैट इज आरबीआई गवर्नर, इनको मिलता है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट मतलब इनको दोबारा वोट करने का मौका मिलता है। तो दोबारा ये वोट करेंगे, जो इन्होंने फिर वोट कर दिया वही फैसला मान लिया जाएगा। इस तरह से ये पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग यहां पे वर्क करती है। अब सवाल आता है कि इस बार कैसे हुआ? देखो, इस बार आपका जो 0.25% की कटौती करी गई ना, इसमें यूनैनिमस डिसीजन था। कहने का अर्थ ये 6 के 6 मेंबर ने अग्री किया कि आप रेपो रेट को 0.25% कम करें, क्योंकि अभी हमारा फोकस होना चाहिए देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाने के अंदर। अब अगर हम कानून की बात करें तो यहां लिखा गया है कि इनको साल में कम से कम 4 बार मिलना है। आई रिपीट, कम से कम 4 बार मिलना है। मिलने को ज्यादा बार मिले, नॉर्मली मिलती है साल में 6 बार है, पर कानून के हिसाब से इनको साल में कम से कम 4 बार मिलना है। और इनका टारगेट क्या है? इनका टारगेट है कि आपकी जो महंगाई दर है वो 4 ± 2% की रेंज में होनी चाहिए। यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा भी ना हो जाए, बहुत कम भी ना हो जाए, क्योंकि अगर महंगाई बहुत ही कम हो जाती है उस केस में देश की ग्रोथ इंपैक्ट हो सकती है। तो दैट इज वाई अवर टारगेट इज 4 ± 2%। यहां 2% को हम बोलते हैं लोअर टॉलरेंस लिमिट और 6% को बोलते हैं अपर टॉलरेंस लिमिट। ये इनका पर्पस हमें यहां पे देखने को मिल जाता है, अपना इन्फ्लेशन को मेंटेन करना। ठीक है, ये बात तो समझ आई कि क्योंकि अभी महंगाई कंट्रोल में है और आरबीआई चाहता है ग्रोथ बढ़ाना, तो उन्होंने ये स्टेप लिया। पर क्या इसके अलावा कुछ और बातें भी कही गई? आंसर इज यस। एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे कही गई वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेज के बारे में। ध्यान से समझना इसको। होता क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना और बेचना, यही होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, इसी को बोलते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, अब ध्यान से समझना। मान लेते हैं ये है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, अब आरबीआई पता क्या करती है? कई बार ये आपसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेगी, कई बार आपको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देगी। जैसे इस केस में क्या कर रहा है? आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेगा। अब मान लेते हैं आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी या बैंकों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, तो आरबीआई ने क्या किया? बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, बदले में बैंकों को पैसा प्रोवाइड कर दिया। अब देखो, जब आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, बदले में उनको यहां पे पैसा प्रोवाइड किया, कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम के अंदर यहां पे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, बैंकिंग सिस्टम के अंदर पैसा मिल जाएगा। तो यही काम यहां पे अभी किया जा रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में परचेज करके 1 लाख करोड़ को यहां पे बोला गया है, जिससे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी या पैसा है वो सिस्टम के अंदर आएगा और ये लिक्विडिटी की समस्याएं हम थोड़ा सा कम कर पाएंगे। इसके अलावा एक जो और बात कही गई है आरबीआई के द्वारा, वो है रुपए की स्टेबिलिटी के बारे में। आप जानते ही होंगे कि रुपया कंटिन्यूअसली गिरता 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 बहुत गिरता जा रहा है, राइट। अब यहां पे आरबीआई ने अनाउंस किया है यूएस डॉलर इंडियन रुपी फॉरेन एक्सचेंज स्वैप। ये फॉरेक्स स्वैप क्या होता है? एक करेंसी देकर दूसरी करेंसी अगर आपको मिले, तो यहां पर आरबीआई ने यह बोला है कि हम क्या करने जा रहे हैं? हम सेल करेंगे डॉलर्स अपने रिजर्व से। ठीक है, अब आरबीआई डॉलर सेल करेगा अपने रिजर्व से और आरबीआई को बदले में क्या मिलेगा? बैंकों से पैसा मिलेगा। तो इक्विवेलेंट अमाउंट, आरबीआई ने डॉलर बेचे, बदले में आरबीआई को पैसा मिल गया। ठीक है, उससे होगा क्या? ऐसा डॉलर रुपी एक्सचेंज करने का फायदा क्या है? अंडरस्टैंड ये करो, जब आरबीआई कहीं ना कहीं डॉलर बेच रहा है ना, तो मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है। आरबीआई ने डॉलर बेचे, मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। एंड आप लोग जानते हो कि जो कहीं ना कहीं सप्लाई में ज्यादा होता है वो उतना ही कमजोर होता रहता है। तो डॉलर की सप्लाई बढ़ाने से डॉलर थोड़ा कमजोर हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, जब आरबीआई ने रुपी बैंकों से ले लिए, कहीं ना कहीं रुपये की डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, और जिस चीज की दोस्तों डिमांड बढ़ती है उससे वो चीज और ज्यादा मजबूत होती है। तो ये कदम लेना आरबीआई के द्वारा कहीं ना कहीं रुपए को मजबूत बना सकता है। हमारा जो रुपया है वो एप्रिशिएट कर पाएगा इस पर्टिकुलर स्टेप की वजह से। ठीक है, ठीक है, दैट इज फाइन। और क्या इंपैक्ट होगा? देखो, इसके अलावा आरबीआई ने जो कदम लिए हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आपकी बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर होगा, राइट।
आप सब लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया भी, आप लोग जो लोन लेते हो, जिन लोगों ने ईएमआई ले रखी होगी, उनको कहीं ना कहीं अब सस्ते दामों के ऊपर अपना लोन मिल जाएगा या आपकी ईएमआई के अंदर कटौती होती हुई देखने को मिलेगी। बट अगर आपने कुछ पैसा सेव करते हो, बैंकों के अंदर अपना डिपॉजिट रखते हो, तो हो सकता है आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट मिले, बहुत ही कम डिपॉजिट रेट आपको यहां पे मिले। एक इंपैक्ट इसका आपका इंपैक्ट आता है आपकी फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर भी। फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते होंगे। अगर हमारे पास कहीं से आराम से पैसा आ जाए, ठीक है ना, तो उस केस में क्या हो सकता है? उस केस में आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप शेयर्स खरीद सकते हो, इक्विटी मार्केट के अंदर यहां पे एक बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिलती है। एक आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है बॉन्ड यील्ड के ऊपर इंपैक्ट। दोस्तों, हमारी इकोनॉमी के क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो आपकी बॉन्ड यील्ड होती है ना, राइट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके बॉन्ड प्राइस के। ये बात तो आप सबको पता होगी कि बॉन्ड प्राइस ज्यादा होता है तो बॉन्ड यील्ड कम होती है, बॉन्ड प्राइस कम होता है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है। एंड साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट्स होती हैं वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड यील्ड के, राइट। तो इसका इंपैक्ट इसके ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट में कमी देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं यहां से बॉन्ड यील्ड भी आने वाले समय के अंदर हो सकता है कमी हमें देखने को मिल सकती है, बॉन्ड यील्ड फॉल कर सकती है, राइट। तो ये कुछ मेजर इंपैक्ट है जो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करने थे। आई होप आपको ये जो मुद्दा था अभी जो न्यूज में आया है, जहां पर आपके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में कटौती करी है और जो भी साथ में जुड़े हुए मुद्दे थे, आई होप आपको ये समझ आए होंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि कोई चीज करंट में आए उसको कहीं ना कहीं हम यहाँ पे स्टैटिक के साथ लिंक करके पढ़ें। जब ये लिंकेज बन जाएगा कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इकोनॉमी शायद उतनी मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।